हेलो, प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका भाई धर्मवीर मार्शल एक बार फिर आपके साथ ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपके साथ। आज का जो टॉपिक है एफसीआरए, और इसमें एफसीआरए क्या होता है, इसके लिए फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, मैं ये आज आपको बताऊंगा। आशा रखता हूं जैसे पिछली वीडियो आपको लाभदायक हुई, ये वीडियो भी आपको लाभदायक होगी। मैं आज आपके बीच में इस बात को रख रहा हूँ एफसीआरए। एफसीआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है, जो 1976 में बनाया गया। 1976 में जब इसको बनाया गया तो इसमें सामाजिक या धार्मिक जो भी आप कार्यक्रम करना चाहते हैं उसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और चाहे ट्रस्ट है, उसके लिए इसको बनाया गया कि वो विदेशी फंड लेने के लिए एक लाइसेंस उनको मिले, जिससे कि वो इस देश के अंदर धार्मिक व सामाजिक काम को कर सकें। और ये 1976 में बनाया गया। इसके बाद उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। 2010 में अमेंडमेंट हुआ, 2020 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 2023 में अमेंडमेंट हुआ। ये अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं वो मैं बाद में कभी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरा टॉपिक ये है कि एफसीआरए जो है वो संस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्था हैं, एनजीओ हैं, लेकिन सोसाइटीज़ हैं, सेक्शन 8 कंपनी हैं, लेकिन कई लोगों के पास एफसीआरए नहीं है। ना तो उनको पता है कि एफसीआरए कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और इसकी एवज में बहुत सारे लोग जो है अपना इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कि और लेकिन अभी तक उनको एफसीआरए नहीं मिला है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रिंसिपल है, कुछ ऐसी बातें हैं जो एफसीआरए लेने के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं आज आपके बीच में उन बातों को नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं आने वाली वीडियो में इन सारी बातों को रखूंगा कि कैसे किस कारणों से आपको एफसीआरए नहीं मिलता है। लेकिन आज मेरा टॉपिक ये एफसीआरए क्या है मैंने बता दिया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है जो 1976 में बनाया गया, और उसके बाद उसको 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया, 2020 में किया गया, और 2023 में उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। और वो अब आज आपके बीच में रख रहा हूँ कि एफसीआरए के अंदर फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात अगर आप देखें तो एफसीआरए जो है FC1 होता है। FC1 जो है वो हालांकि सोसाइटीज़ के लिए नहीं है, पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके लिए होता है। कोई विदेश से फंड मिला है, कोई ऐसी गुड्स मिली है, कोई ऐसा आर्टिकल मिला है जो उनके लिए है, तो वो FC6 जो है वो फॉर्म आपके लिए नहीं है। ये दूसरा नंबर है हमारा FC3A। ये क्या होता है? FC3A क्या होता है? जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए सोसाइटी या एनजीओ होम मिनिस्ट्री में अप्लाई करती हैं, जो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसके लिए चाहिए, उसके लिए FC जो है 3A आपको भरना है। उसके बाद FC3B। FC3B क्या होता है? FC3B होता है प्री परमिशन लेने के लिए कि आपके पास फंड आ गया है और डोनर एजेंसी तैयार है आपके पास, आपको काम करना है, लेकिन आपके पास अभी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन प्री परमिशन लेने के द्वारा आप उस पैसे को लेकर यूज कर सकते हैं। ये जो है आपको उस फंड के लिए, पर्टिकुलर फंड के लिए मिलता है। उसके बाद FC3C क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल्स, यानी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन को आपको रिन्यूअल करना है। जिस प्रकार से 2010 में बोला गया, सारी संस्थाएं पहले, उससे पहले जो था ये ऑनवर्ड मिलता था। अगर आपकी एफसीआरए एक बार मिल गया तो वो लॉन्ग लाइफ रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 5 ईयर के लिए रिन्यूअल करना जरूरी है। जो भी एफसीआरए मिलेगा आपको 5 साल के लिए मिलेगा, और 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल करेगा। तो FC3C होता है, उसके अंदर इसको एप्लीकेशन को जो है आप रिन्यूअल एप्लीकेशन को जो है आप डाल सकते हैं। उसके बाद होता है FC4। FC4 क्या होता है? वो जो भी आपकी संस्थाएं जिन्होंने एफसीआरए मिला हुआ है उनको जो है एनुअल ऑडिट दिखानी पड़ती है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा आपने यूज़ करा, कितना पैसा बैलेंस रह गया। तो वो FC जो है 4 में वो रिन्यूअल जो आपकी एनुअल रिटर्न्स जो है एफसीआरए की आती है। उसके बाद हम करते हैं FC6A। FC6A क्या होता है? वो इंटीमेशन है कि आपके अंदर सोसाइटी का नाम या आपका जो है कोई ऐसा चीज़ आपकी बदली है, आपकी कोई गवर्निंग बॉडी बदली है, तो वो FC6A में आता है। फिर FC6 जो है 6B क्या होता है? इंटीमेशन ऑफ द चेंज ऑफ द एम्स एंड गोल्स,
यदि आपने कोई ऐसा गोल्स के अंदर, एम्स के अंदर आपने कोई चेंजिंग करी है, तो वो जो है FC6B के अंदर आपको पोर्टल में जाकर इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हमारा ये एम्स हमने बदला है और ये हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है, और उसको इंटीमेशन देनी पड़ती है। उसके बाद FC6C की बात करता हूं। FC6C क्या होता है? उसके अंदर अगर बैंक के अंदर कोई बैंक आपने चेंज करा है या कोई आपका जो है सिग्नेटरी कोई चेंज हुआ है, तो वो आपको FC6C के अंदर वो देना होता है। यानी कि बैंक से रिलेटेड और आपकी सिग्नेटरी से रिलेटेड कोई भी आपको चेंजिंग आपके FCRA में हुई है तो FC6C के अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं। FC6CE वो क्या होता है? वो ये है कि आपका कोई गवर्निंग मेंबर्स, आपके सोसाइटी के मेंबर्स कोई बदल रहे हैं, कोई सिग्नेटरी मेंबर बदल रहा है, वो FC6E के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। FC जो 7 होता है वो किस लिए होता है? अगर आपको एप्लीकेशन, आपको रजिस्ट्रेशन जो है सरेंडर करना है या उसको रिवाइज एप्लीकेशन करना है, आपका सपोज करिए कैंसिलेशन हो गया, आपको रिवाइज आपको देना है, उसकी 5000 कुछ फीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी, या कोई आप जो है एप्लीकेशन को जो है अब सरेंडर में रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया लेकिन मैं आगे काम करना नहीं चाहूँगा, तो आप उस रजिस्ट्रेशन को जो है FC6C7 के अंदर उसको सबमिट कर सकते हैं। आप FCRA को ऐसी लेकर ऐसी बंद नहीं कर सकते कि आपने सोसाइटी बंद कर दी, आपने FCRA भी है वो बंद कर दिया और आप अपने घर बैठ गए। ऐसा कभी ना करें। FCRA जिसको मिलता है, जैसे आपने प्रोसेस लेने के लिए करा है वैसे ही उसको सरेंडर करने के लिए आपको दिया जाता है कि आप उसको सरेंडर करें। तो आप FC6C7 के अंदर इस एप्लीकेशन को दे सकते हैं कि मैं आप मेरी NGO आगे काम नहीं करेगी और हम इस FCRA को जो है हम सरेंडर करना चाहते हैं, और इसको जो है जो भी आपकी अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, क्योंकि अमेंडमेंट के साथ पहले तो ऐसे ही लिख कर दे दिया तो सोसाइटी FCRA के बंद हो जाता था, कैंसिल हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपका जो भी अगर आप इसमें एप्लीकेशन देते हैं FC6C7 के अंदर कि मैं अपने FCRA को सरेंडर करना चाहता हूं, तो उसकी इंक्वायरी होगी, कितना फंड बैलेंस है, कितना फंड आपका लगा, आपने क्या असेस्ट खरीदी, क्या क्या आपने चीज़ खरीदी, वो पूरी अकाउंट जब ओके क्लियरेंस, जब आपकी ऑडिट ओके हो जाएगी वहाँ से होम मिनिस्ट्री से, तब वो आपके सरेंडर उसको करेंगे, उसको कैंसिलेशन करेंगे। और जो भी कोई ड्यूज़ है, जो भी कोई फंड ड्यूज़ है, अगर आपको अभी अनयूटिलाइज फंड आपके पास पड़ा है, वो जब तक आप नहीं लगाएंगे, जब तक आपके जो FCRA को वो सरेंडर नहीं जो होम मिनिस्ट्री ले पाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको अब करने के लिए क्या है, पहली बात इसमें अमेंडमेंट में ये चीज़ है कि आप पहले ऑफिस के चक्कर करते थे, लेकिन अब पहला नंबर ऑफिस के चक्कर मारना नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ कर दिया गया है। ये सारे फॉर्म्स ऑनलाइन मिलते हैं। आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप भरिए और उसका कॉरस्पॉन्डेंस जो है आपको मिलता रहता है। आप फिजिकली ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट्स और फिजिकली कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। FCRA होम मिनिस्ट्री में जो हमारे ध्यान सिंह स्टेडियम में है, कनॉट प्लेस के पास, वहाँ पर जाना अब कंपलसरी नहीं है, और क्योंकि उसके लिए आपको हेल्प डेस्क बना दिया गया है कि आप उसमें डेस्क में जो FCRA हेल्प है उसके अंदर आप जाइए, अपनी टिकट को क्रिएट करिए, क्या प्रॉब्लम है आपको वो दीजिए, वो आपके रिजॉल्व करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और जो भी कुछ है आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक ट्रैकर बना दिया है, जो ट्रैकर में आपकी एप्लीकेशन को आप अपडेट के हिसाब से देख सकते हैं कि वो किस समय जो है क्या क्या उसके ऊपर काम हो रहा है, इसलिए ट्रैकर बना दिया जाए। हेल्पलाइन बना दी गई है। उसके बाद FCRA के अंदर एक वेबसाइट बना दी गई है कि आप ऑनलाइन, आपको कस्टमर्स को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वो धक्के ना खाए और सारे काम सिस्टमेटिक हो जाएं। और मैं आशा रखता हूं कि जो हेल्प डेस्क बनाई है और जो ये ट्रैकर बनाई है बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप अपने घर बैठे ही आप जो है सब चीज़ों को आप वहीं से ही आप जो रिक्वायरमेंट आती है वहीं पर उसको लोड कर दीजिए। जो ट्रैकर में जैसे ही वो बताएगा, जैसे ही वो ट्रैकर में आपको बता देगा, इसका मतलब उस समय आपकी एप्लीकेशन को ऑन कर देंगे, आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रैकर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई तो आप एप्लीकेशन जो आपने सबमिट कर दी है उस एप्लीकेशन में आप यू कैन नॉट चेंज एनी सिंगल वर्ड,
याद रखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप अगर आपने रिन्यूअल अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, जो भी कुछ आपने अप्लाई कर दिया, और यदि आप उसके अंदर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, आप करेक्शन नहीं कर सकते जब तक ट्रैकर में आपको रिक्वेस्ट ना आए उस चीज़ के लिए, या आप उनसे परमिशन लेकर वो उसको आपके एप्लीकेशन को ऑन ना करें, तब तक आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अपनी मर्जी से चेंजिंग, आपने अभी कुछ फॉर्म भरा, उसके बाद दिखा रहे ये गलत भर गया, दूसरे अपने ऐसे नहीं। वो ट्रैकर में एक बार जब ये होम मिनिस्ट्री को भेज दी जाती है, वो क्लोज हो जाता है। जब तक वो ट्रैकर में जो रिक्वायरमेंट वो नहीं मांग रहा, तब तक अगर जैसे ट्रैकर में आ गया कि आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए, इसका मतलब है 15 दिन के अंदर आपका ऑन रहेगा। 15 दिन के अंदर आप उसको अप्लाई करिए, पोर्टल खुलेगा और उसमें अप्लाई कर दीजिए और आपको जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक बार एप्लीकेशन किसी भी तरीके से रॉन्ग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया, प्री परमिशन के लिए दे दिया, रिन्यूअल के लिए दे दिया, और बाद में कोई भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई भी चेंजिंग बिना परमिशन के नहीं होगी। आपको जॉइंट सेक्रेटरी को लिखना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, टिकट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वहाँ से जब ट्रैकर में अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद आपको 15 दिन मिलेंगे कि आप अपनी क्लैरिफिकेशन को क्लियर करिए। और इस प्रकार से तो मैं आशा रखता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुई होगी। आने वाले समय में मैं आपको FCRA क्यों नहीं मिलता है, इस बात में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत से लोगों को FCRA इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो बेसिकली इन बातों को नहीं जानते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको फ़ायदेमंद हुई होगी। आपका भाई धर्मवीर मार्शल आपके साथ, और मैं फिर आपसे आशा करता हूँ कि जो मेरा चैनल है जिसको NGO@education hub के नाम से मैंने लॉन्च करा है, वो आपके लिए NGO से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे वो FCRA से हो, चाहे इनकम टैक्स से हो, चाहे संस्था से कोई भी रिलेटेड आपकी इंक्वायरी है, आपका भाई धर्मवीर मार्शल आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन बात यह की है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, बताएं, जिससे कि वो अपनी संस्था को एक ऊंचाई पर लेकर जाएं और देश के अंदर धार्मिक और सामाजिक कार्य वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही ऊंचे स्तर पे किया जाए। प्रभु आपको आशीष दे, आपके लिए आपका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू।